हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएमएम फ्रॉडलर के बारे में। क्या करती है ये कंपनी, क्या मार्केट प्राइस इसका चल रहा है, क्यों ये डाउन आया, कितना डाउन साइड और है इसके अंदर, किस लेवल पे हमें खरीदना चाहिए, किस टारगेट के लिए खरीदना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, क्या टाइम फ्रेम इसका लिए होना चाहिए हमारा, क्या फंडामेंटल्स है, क्या टेक्निकल्स हैं, वो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। कितना ये डिविडेंड पे करता है, क्या फेस वैल्यू इसकी चल रही है, वो सब डिस्कस इस पर करेंगे। जीएमएम फ्रॉडलर आप देख रहे हैं, फॉर्मली नोन एज जो जीएमएम है, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, ये नाम था इसका जीएमएम। इंडियन सब्सिडरी ऑफ फ्रॉडलर यूएसए। जो फ्रॉडलर है वो यूएस कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। ये जो बनाते हैं corrosion resistance glass lined equipment used in primarily in chemical, pharma, allied industries। उसके अंदर जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे जो कंटेनर्स होते हैं ग्लास के, जिन corrosion resistant, जो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं फार्मा और केमिकल, इसके अंदर ज़्यादा यूज होते हैं। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिनकी डिमांड इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ग्लास लाइंड होते हैं, अंदर से स्टील वगैरह नहीं होता, ग्लास लाइंड होते हैं टोटली। तो पहले जो एक कंपनी थी ये खुद यहाँ पे अपना काम करती थी। जो टेक्नोलॉजी थी इनके पास वो धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट होने लगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वो धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट होने लगी। तो इन्होंने जो है टाई अप्स किए अपने यूएस फ्रॉडलर के साथ, जो वर्ल्ड लीडर है इन इस फील्ड में, ये वर्ल्ड लीडर इन फील्ड। तो उस कंपनी ने इसके 40% स्टेक होल्ड किया उस टाइम पर, जो कि अब इंक्रीज होकर 51% के आसपास हो गया है। वहाँ से इनका टाई अप हुआ जीएमएम और फ्रॉडलर का। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, काफ़ी इनके प्लांट्स हैं और धीरे धीरे ये अपनी कैपेसिटी जो इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे फार्मा की डिमांड बढ़ रही है, केमिकल इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो मेन बिजनेस जो कोर बिजनेस है इनका ग्लास से रिलेटेड बिजनेस है, जो ये छोटे छोटे ट्यूब्स वगैरह बनाते हैं और बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं इनके, आप देख सकते हैं इस साइट के ऊपर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। तो गुजरात की ये कंपनी है, गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स। अब हम इसके प्राइस को डिस्कस करते हैं। प्राइस जो चल रहा है वो 3690 के आसपास का चल रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 6900 के आसपास का है और 62 वीक लो देखेंगे तो 1600 के आसपास का है। 6900 इसने अभी रिसेंटली ही बनाया था। 6900 जो है इसने अभी रिसेंटली बनाया था और 62 वीक जो है वो 1600 के आसपास का है। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो न्यूट्रल रेटिंग आती है इसकी, और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीरिश नज़र आता है, और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश नज़र आता है टेक्निकली अगर इसे देखेंगे तो। स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 5400 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड परसेंटेज जो है 250% का है। डिविडेंड यील्ड जो बनती है 0.14 की बनती है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। डिलीवरी जो जा रही हैं 56% के आसपास जा रही हैं, और 3 डेज़ की एवरेज देखें तो 49% की है, 5 डेज़ की 47% की है, डेज की जो है 56% के आसपास की है। डिलीवरी जो जा रही हैं वो अच्छी जा रही हैं, ठीक ठाक जा रही हैं। इंडस्ट्री पी जो है 14% के आसपास की है, जबकि ये पी पे काम कर रहा है 76 की, जो कि काफ़ी प्रीमियम, और ये पहले भी प्रीमियम पे ही काम करता था। रिजल्ट्स इसके अच्छे खासे आ रहे हैं। ईपीएस जो देखेंगे 48.49 की है, बट ये हमेशा पी पे पहले भी काम की है अपने प्रोडक्ट्स की वजह से। एक लीडरशिप है इसकी अपने उसके अंदर, तो प्रीमियम पे ही इस टाइप की कंपनियां काम करती हैं। अगर एक और चेकलिस्ट को हम एक देख लेते हैं, जो फेयर वैल्यू इसकी बनती है, जो करंट वैल्यू से बताया गया है कि करंट वैल्यू जो है मोर देन जो इसकी फेयर वैल्यू है, मतलब फेयर वैल्यू इसकी थोड़ी सी कम है, मतलब इससे थोड़ा नीचे आना चाहिए तब इसकी फेयर वैल्यू पे काम करेगा। रिटर्न्स को अगर देखें बैंक एफडी से कंपेयर करें तो इस स्टॉक ने ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स जो है अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। बैंक एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। डिविडेंड की बात करें, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर है, बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में ये नहीं है, और इस प्राइस पे भी धीरे धीरे अकोमोलेट किया जा सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या इसका सपोर्ट जोन है, कहाँ पर हमें अकोमोलेट करना चाहिए, किस टारगेट के लिए जाना चाहिए। नो रेड फ्लैग सेबी की किसी भी एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट में नहीं है। रिसेंटली जो है जो ओएफएस आया था, जिसकी वजह से ये सेबी की वॉच लिस्ट में आया था, तो अभी देखते हैं उस पर भी क्या काम चल रहा है। तो शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया हुआ, किसी भी टाइप के डिफॉल्ट होने का इसका रिस्क नहीं है।
जो इंडस्ट्रीज में जो काम करता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में काम करता है, जैसे आपको बताया मैंने। स्मॉल कैप कंपनी है, 348 इसका रैंक है, 5342 का इसका मार्केट कैप है। मॉडरेट रिस्क इसके अंदर है। मॉडरेट रिस्क इसलिए दिखाया गया कि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहता है, नीचे आता है तब भी ज़्यादा आता है, ऊपर जाता है तब भी अच्छा मूवमेंट ये दिखाता है, इसलिए मॉडरेट रिस्क इसके अंदर दिखाया गया है। अगर आरओसी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% के आसपास है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.5 के आसपास है, जो कि इंप्रूव कर रही है धीरे धीरे। डिविडेंड यील्ड मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं लगती है। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो स्टॉक जो है 200 DMA से नीचे काम कर रहा है। 200 DMA से इसलिए नीचे काम कर रहा है, पहले ये ऊपर ही था, तो स्टॉक प्राइस जो है काफ़ी ऊपर गया था, 6900 को इसने टच किया था और उस रेंज में काफ़ी टाइम इसने पास किया है। तो जो प्राइस होता है 200 DMA का निकाला जाता है, लास्ट 200 डे में जो स्टॉक ने प्राइस रहे हैं। अब जैसे इसका प्राइस जो 6900 के आसपास रहा, 6000 के आसपास रहा, तो वहीं से वो लास्ट 200 डेज का एक एवरेज निकाली जाती है, तो वहाँ से जो प्राइस निकलता है वो ऊपर का ही आएगा, जो कि 4000 के आसपास का बनता है। और ये स्टॉक जो अभी 3700 के आसपास काम कर रहा है, तो ये प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे है। जैसे जैसे ये इसे ऊपर निकलेगा तो बुलिश मोड में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंपनी की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा दिया, 30.88% का ओवर द लास्ट 5 ईयर CAGR से 30.88% का ग्रोथ इसने दिखाया है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का इसके रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें तो सेल्स जो है 112 से इंक्रीज होकर, आप देखेंगे 112 से इंक्रीज होकर 186 करोड़ के आसपास की हो गई है, जो कि हाईएस्ट एवर आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो 15% थे हुआ करते थे, वो अब 21% के आसपास हो गए। आप देख सकते हैं ऐसी लीडरशिप और मोनोपोली कैसी है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 16 करोड़ से इंक्रीज होकर 39 करोड़ हो गए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर है। स्टॉक अभी आपने देखा कि 7000 की बजाय 3500 3600 के आसपास काम कर रहा है, जो कि अपना हाफ पे काम कर रहा है, जबकि आपके रिजल्ट्स देखेंगे वो लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं। मार्च में 22 करोड़, फिर 28 करोड़, 39 करोड़, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिए हैं। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 11 करोड़ जो जून 2018 में था, वहाँ से बढ़कर 27 करोड़ के आसपास हो गया सितंबर 2020 में। ये भी देखेंगे कि आप हाईएस्ट एवर हैं। अब अगर कुछ सालों का हम इस कंपेयर कर लें तो सेल्स जो थी मार्च 2019 में 202 करोड़ के आसपास की, तो बढ़ के 591 करोड़ के आसपास हो गई है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2.5 से 3 गुना के आसपास इसकी सेल हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 10% हुआ करते थे वो 19% के आसपास हैं। हाईएस्ट एवर जो मार्जिन हैं वो ये ले रहे हैं। जो पहले हमने कंपेयर किए थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किए थे, और ये एनुअल बेस में है। एनुअल बेस में होता है कि किसी क्वार्टर में अगर 15% है, किसी में 21% है, किसी में 17% है, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है, जो कि 19% के आसपास इसका आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 19 करोड़ से इंक्रीज होकर 112 करोड़ हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही मैटर करते हैं किसी कंपनी के लिए। जो 2009 में 19 करोड़ थे वो इंक्रीज होकर 112 करोड़ के आसपास हो गए हैं। नेट प्रॉफिट जो 11 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो 71 करोड़ के आसपास हो गया। आप देखेंगे हाईएस्ट एवर जो रिजल्ट्स हैं इसने पोस्ट किए हैं किसी भी एंगल से, आप देख लीजिए, चाहे वो मार्जिन्स हैं, चाहे ऑपरेटिंग मार्जिन है, चाहे नेट प्रॉफिट्स है, इसने हाईएस्ट एवर दिए हैं। अगर स्टॉक प्राइस का CAGR देखेंगे तो अगर आप 10 साल पहले इसमें पैसा लगाते हो तो 42% CAGR ये निकाल के देता है ईयर ऑन ईयर। 5 ईयर्स में 71% निकाल के दिया है, 3 ईयर्स में भी 77% निकाल के दिया है, और 1 ईयर में अभी भी ये 124% निकाल के दे चुका है आपको। अगर बैलेंस शीट पर चेक करें तो डेट कितनी है कंपनी के ऊपर, आप देखेंगे डेट फ्री कंपनी रही है ये ऑलमोस्ट, और ये 34 अब 61 करोड़ के आसपास का इन पर डेट है। और रिजर्व्स जो है 86 करोड़ 2009 में जो थे 86 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स जो 379 करोड़ के आसपास हो गए, तो डेट इसके सामने नेग्लिजिबल नजर आती है। जो एसेट्स थे 158 करोड़ के थे 2009 में, जो अब 648 करोड़ के आसपास हो गए सितंबर 2020 में, तो काफ़ी इंप्रेसिव बैलेंस शीट है। डेट बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स का। तो प्रमोटर की होल्डिंग थी 75% थी, और अब जो घट के जो है 55% के आसपास रह गई है। FII जो है 0 मतलब कि थे ही नहीं, 0.01% से इंक्रीज होके वो 6.61% की होल्डिंग वो इस टाइम रख रहे हैं। अगर देखें तो हम मालाबार जो सिलेक्ट फंड है, मालाबार इंडिया सिलेक्ट फंड है, इन्होंने 1.18 और 1.06% की होल्डिंग उठाई है। DII की भी होल्डिंग्स 2017 में नहीं थी, 0.038 के आसपास की थी, जो कि बढ़ के 7.70% की। आप देखें कितना बड़ा लॉट इन्होंने उठाया है। और जो DII हैं वो लगातार अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करते आ रहे हैं। देखिए 1%, 0.38, 0.92, 1.07, 1.42, 1.77, 1.87, 2.12 एंड देन 7.70। DII में आप देखेंगे L&T म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्ट, ICICI, आदित्य बिरला, इन सब ने इसके अंदर होल्डिंग्स बना रखी है अपनी। पब्लिक के पास जो है होल्डिंग जो है
वो 30% के भी शो कर रहा है, बट ये अभी अपडेट होगा तो आपको पता चलेगा। शैंडलर के पास जो है 2.41% का स्टेक रखता है। तो सभी जो स्टेक हैं वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है, तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। अगर अभी इसका प्राइस आप देखेंगे तो 3600-3700 के बीच में मैंने आपको दिखाया था इसका जो प्राइस चल रहा है, और एक बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। 3400 और अपर लेवल पे आप देखेंगे तो 3700-3800 के आसपास ये काम कर रहा है। एक नैरो रेंज के अंदर काम कर रहा है पिछले 2.5-3 महीने से। उससे पहले अगर स्टॉक का आप देखेंगे तो स्टॉक जो था प्री कोविड लेवल पे आप देखेंगे 3200-3300 के आसपास ये काम किया करता था। 3200, 3300, 3400, 3398 के आसपास ये काम किया करता है। यहाँ से ये टूट के नीचे आया था 1864 के आसपास, 1864-1900 के आसपास ये आ गया था। तो कुछ ही टाइम में इसने उस चीज़ को रिकवर किया और अपने जो 3500 का लेवल था उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया और यहाँ इसने अच्छा टाइम निकाला, कंसोलिडेट किया, अगेन ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, और OFS की जब न्यूज़ आई तो उसके बाद इसने ये कैंडल देखिए 2-3 कैंडल्स में ही यहाँ से जो ब्रेक किया 4600 के लेवल को 6900 के लेवल पे पहुँच गया। यहाँ OFS का जो था प्राइस 6900 के आसपास ये चल रहा था, 64-69 के आसपास ये चल रहा था। जब OFS का आया कि ये 3400-3500 के आसपास का जो प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है OFS के लिए, तब ये प्राइस जो है काफ़ी एकदम से ब्रेक हुआ है और बिल्कुल सर्किट्स में चलता अगेन ये उस लेवल पे आके खड़ा हो गया। यहाँ पर ये प्री कोविड लेवल के आसपास हुआ करता था 3400-3500 के आसपास। तो पहले ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इस टाइम। यहाँ से भी देखिए कि कितना जो डीप फॉल हुआ है इसका, और उसके बाद ये एक नैरो रेंज में यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 3400 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 2800 के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 2800 के आसपास, अगर 3400 को ये ब्रेक करता है तो। बट 3400 को ब्रेक करने के चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं इसके, तो ये उसको होल्ड किए हुए है और 2800 का नेक्स्ट बनता है। और अगर ये 3400 को अच्छा होल्ड करता है और दिसंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट इसके अच्छे आने की पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से प्रमोटर्स का मानना है, और एक क्वार्टर के रिजल्ट भी इसके अगर अच्छे आते हैं तो ये दोबारा अपने 7000 के लेवल को टच करने का दमखम रखता है। तो इसमें हो सकता है कि 1 क्वार्टर लगे या 2 क्वार्टर लगे, पर यहाँ से आपको ये डबल रिटर्न इजीली निकाल के दे सकता है। जो 3500-3600 का रेट चल रहा है वो 7000 को इजीली क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ से भी ये डबल हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ पिछले कुछ सालों का इसका रिकॉर्ड, तो ये शेयर आप देखेंगे 2014-15 में जो है 70-75 रुपये के आसपास चला करता था, 75-80, मतलब कि 100 रुपये को भी ये टच नहीं करता था। 2014-15 की मैं बात बता रहा हूँ। अगर 7000 के लेवल को, पीक के लेवल को छोड़ भी दो और 35-3600 के लेवल को भी आप देखेंगे तो वहाँ से भी 35-36 गुना ये रिटर्न दे चुका है पिछले 5-6 सालों के अंदर ही। तो फंडामेंटल्स आप कंपनी के देख सकते हैं, कोई भी शेयर इस टाइप से ऊपर नहीं जाता है अगर फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं। वो जा सकता है ऊपर, बट वो वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो नीचे आएगा ही आएगा। अगर आप 2018 में भी देखेंगे तो ये 600-700 के आसपास जो था ट्रेड करता था, वहाँ से भी आज के लेवल पे भी 6-7 गुना रिटर्न बना के दे चुका है पिछले 2-2.5 सालों में। तो ये जो शेयर्स होते हैं जो मोमेंटम में होते हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, म्यूचुअल फंड ने अच्छा स्टेक इसके अंदर ले रखा है, FII ने अच्छा स्टेक इसके अंदर उठा रखा है, तो कोई भी जो न्यूज़ होती है इस टाइप की जिसकी वजह से शेयर डाउन आता है तो वहाँ पर हमें अकोमुलेट करना चाहिए। ये एक अकोमुलेशन है, एक मौका हमें दिया है अगर हम 7000 पे, अदरवाइज हम इसे 7000 के ऊपर भी लेते हैं। अब ये स्टॉक ने एक मौका दिया है, क्या कोई भी रीजन बनता हो उसका, तो इसको अकोमुलेट करना चाहिए। 3400-3500 की रेंज में अच्छा अकोमुलेट करना चाहिए, और अगर ये 3400 को तोड़ता है 2800 भी जाता है तब भी अकोमुलेट करना चाहिए। अगले 2-3 साल के अंदर ये 7000 को क्रॉस करेगा, यहाँ से आपको डबल ट्रिपल पैसा बना के देगा ही देगा। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए और अपनी जो भी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी और जिस टाइप का भी आपका बिहेवियर है, एक इन्वेस्टर का बिहेवियर, उसके हिसाब से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।